हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो पर। और इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को समझेंगे। इससे जो पिछला वीडियो रहा उसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप को समझा था, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखते हैं। तो ये है वर्ल्ड मैप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन। इसमें अलास्का वाला क्षेत्र, फिर कनाडा, फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको, ऐसा करके इसमें छोटे बड़े या फिर आइलैंड कंट्रीज सब मिला के यहाँ पर 29 कंट्रीज टोटल मिलते हैं। और इसके पश्चिम भाग में देखें तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक ओशियन या फिर अटलांटिक महासागर है। तो जब भी हम नदियों के बहाव पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका में, तो आगे हम देखेंगे कि कुछ नदियाँ प्रशांत महासागर में जाके गिरती है और कुछ अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। और साथ में यहाँ पर कुछ और चीज़ें हम देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये है मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पर एक और छोटा सा खाड़ी क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। खाड़ी क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो जल का ऐसा क्षेत्र जो आसपास किससे धरती से के भूभाग से घिरा रहता है, उसको हम खाड़ी बोलते हैं। जैसे हम इंडियन रीजन में बात करें तो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो इसके आसपास क्या है, धरती वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको खाड़ी प्रदेश कहा जाता है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके साथ नीचे दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये यूरोप, ये पूरा एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये महाद्वीपों की अवस्थिति है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक ओशियन है और पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ फीचर्स को समझें तो ये है कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी महाद्वीप है उसमें 3rd नंबर पर ही आता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर 3rd और जनसंख्या के आधार पर है 4th नंबर पे। कुल देशों की हमने बात करी थी, 29 कंट्रीज है, और 29 कंट्रीज में भी सबसे जो बड़ा देश है वो कनाडा और यूएसए है, और सबसे छोटा सेंट पियर है। सेंट पियर बहुत ही छोटा देश है उत्तरी अमेरिका का। इसकी खोज 1492 में 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी। खोज क्या की गई थी कि जब भी पहले नाविक जाते थे और जब उनको कोई भू क्षेत्र दिखता था तो वहाँ पर व्यापार के पर्पज से वो जाया करते थे, क्योंकि उस समय प्लेन वगैरह की सुविधा तो थी नहीं। तो जहाज़ों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जो सबसे पहले पहुँचा उसी को नाम दे दिया गया कि इसने इस दुनिया की या फिर इस जगह की खोज की। तो कोलंबस 1492 में खोज की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। एक पुर्तगाली नाविक का नाम हमें ध्यान रखना है, अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पर अमेरिका नाम रखा गया है। तो इसे नई दुनिया का देश भी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर है, और साथ ही बहुत सारी आधुनिक तौर तरीकों में ये और जो कॉन्टिनेंट है उनसे काफ़ी आगे है उत्तरी अमेरिका। आगे और चीज़ें समझे तो यहाँ के महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है तो इसका जो पश्चिमी भाग है उत्तरी अमेरिका का, उस पश्चिमी भाग में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि अलास्का पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी तटीय श्रेणी है, कास्केड श्रेणी है, सियरा माद्रे श्रेणी है, सियरा नेवेदा श्रेणी है। तो ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इनको सम्मिलित रूप से पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। तो पश्चिमी कार्डिलेरा में कौन कौन शामिल हो गया, अलास्का, पश्चिमी तटीय श्रेणी, कास्केड श्रेणी, सियरा माद्रे और सियरा नेवेदा, ये सब जो श्रेणियां हैं। और एक और श्रेणी हमें ध्यान रखनी है, मैकेंजी पर्वत। तो ये कुछ श्रेणियां हैं जो किसका भाग है, पश्चिमी कार्डिलेरा का। बस एक नाम है कि इसको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया, पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो जो अलास्का पर्वत श्रेणी है वो कौन से क्षेत्र में, अलास्का में। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, इसको अलास्का क्षेत्र कहा जाता है। और अलास्का क्षेत्र में 2 पर्वत श्रेणी का नाम हमें ध्यान रखना है, एक तो अलास्का, एक ब्रूक श्रेणी। तो अलास्का और ब्रूक श्रेणी अलास्का में है, और अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मैकिनले या फिर देनाली। पहले इसका नाम मैकिनले था जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है,
और बाद में इसका नाम देनाली इसलिए कर दिया गया क्योंकि ओबामा जब यहाँ पर विजिट पे गए अलास्का प्रदेश में, तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी देनाली, उसके नाम पर इसका नाम देनाली रख दिया गया। तो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले या फिर देनाली हमें ध्यान रखना है। ब्रुक श्रेणी भी कहाँ पर है? अलास्का में। उसके बाद कनाडा वाले क्षेत्र में हम आते हैं और कनाडा में हमें याद रखना है मैकेंजी पर्वत। कौन सा पर्वत हमें ध्यान रखना है कनाडा में? मैकेंजी पर्वत कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। और इस कनाडा पर्वत के कनाडा में स्थित मैकेंजी पर्वत से दो नदियां निकलती है, एक तो योकान नदी और एक मैकेंजी नदी। उसकी बात हम नदियों में करेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत विश्व में सेकंड नंबर पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फर्स्ट पर्वत श्रृंखला तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, एंडीज पर्वत, जो सबसे नंबर 1 है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व में। सेकंड पे रॉकी आ गई उत्तरी अमेरिका की। थर्ड की जब हम समझेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जब महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहां पर एक पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो थर्ड नंबर पे आती है। फोर्थ पे हिमालयाज जो एशिया में है, अपने जो भारत है उसके उत्तरी छोर वाला जो पूरा क्षेत्र है, लगभग 2500 किलोमीटर का जो विस्तार है हिमालय का, वो फोर्थ नंबर पे है। और उसके बाद यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, तो यूरोल आता है 5वें नंबर पे। तो इस तरह से हमें इनकी लंबाई के आधार पर इनको हम बांट सकते हैं। तो रॉकी पर्वत विश्व में सेकंड नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। तो माउंट एल्बर्ट रॉकी की सबसे ऊंची चोटी। और रॉकी का विस्तार देखिए आप, यहाँ से पूरा कनाडा और जो यूएसए दोनों में इसका विस्तार है। उसके बाद हम बात करें पश्चिमी तटीय श्रेणी की, तो पश्चिमी तटीय श्रेणी भी कनाडा और यूएसए में फैली हुई है। उसके बाद कास्केड श्रेणी, ये केवल यूएसए में है। और सियरा नेवेदा जो है ये भी केवल यूएसए में है। और सियरा नेवेदा जो पर्वत है ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है या फिर खंड पर्वत कहा जाता है। क्या होता है ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत? तो ब्लॉक पर्वत का ये मतलब है कि जब किसी पर्वत श्रृंखला का जो आसपास का भाग नीचे धंस जाता है और बीच वाला भाग ऊपर उठा रह जाता है। तो जैसे मान लो ये ब्लॉक पर्वत है, इसका इधर से ये इधर वाला भाग नीचे धंस गया, तो नीचे धंसने के बाद बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ इस तरह से दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक या फिर ब्लॉक पर्वत की संज्ञा दी जाती है। और अगर मान लो आसपास का क्षेत्र नीचे ना धंस के बीच वाला क्षेत्र नीचे धंस जाए तो ये बीच में रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रंश घाटी जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं भारत में, वो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। और जो भारत में विंध्याचल या सतपुड़ा वाला जो पर्वत है, सतपुड़ा वाला, वो क्या है? एक ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। तो वैसे ही ब्लॉक पर्वतों में जो सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम है सियरा नेवेदा, जो कि यूएसए में स्थित है। तो हमने पश्चिमी तटीय श्रेणी की बात करी, फिर कास्केड श्रेणी जो यूएसए में है, फिर सियरा नेवेदा ब्लॉक पर्वत यूएसए में। उसके बाद सियरा माद्रे, और सियरा माद्रे भी पूर्वी और पश्चिम भाग में है मैक्सिको के। तो ये पूरा रीजन मैक्सिको है और मैक्सिको के पूर्वी भाग में सियरा माद्रे और पश्चिम में भी सियरा माद्रे है। अब इसको मैक्सिको के पूर्वी भाग में सियरा माद्रे ओरिएंटल कहते हैं और पश्चिमी भाग में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल नाम दिया जाता है। बस इसका नाम है कि सियरा माद्रे ओरिएंटल, तो इसको पूर्वी भाग में कहते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल और पश्चिम में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। और दोनों के बीच में एक पठार है जिसका नाम है मैक्सिको का पठार। तो जब भी कोई दो पर्वतों के बीच में पठार होता है उसको हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो ये मैक्सिको का पठार एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है जो सियरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल दोनों के मध्य है। उसी तरह ग्रेट बेसिन का जो पठार है वो कास्केड श्रेणी और रॉकी पर्वत, ये पूरा रॉकी आ रहा है और यहाँ से कास्केड है, इन दोनों के बीच में ग्रेट बेसिन पठार है। और ये पठार भी क्या है? एक अंतर पर्वतीय पठार है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार भी यही है और एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण भी है। उसी तरह कोलंबिया का जो पठार है, कोलंबिया का पठार भी यूएसए में स्थित है और ये पश्चिमी तटीय श्रेणी और रॉकी पर्वत के बीच है। तो ये भी किस प्रकार का है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है।
हालांकि इसका जो निर्माण है कोलंबिया का पठार, ये ज्वालामुखी लावा के जमाव से हुआ है। तो 3 अंतर पर्वतीय पठार के बारे में हमने समझा, एक तो कोलंबिया का पठार, एक ग्रेट बेसिन का पठार, एक मेक्सिको का पठार। यूएसए में कोलंबिया और ग्रेट बेसिन का पठार है और मेक्सिको का पठार मेक्सिको में स्थित है। और ग्रेट बेसिन का पठार का क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार ये है। वैसे ही एक और पठार का नाम हमें ध्यान रखना है, कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार भी यूएसए में है और इस कोलोराडो के पठार के ऊपर से एक नदी आएगी जिसका नाम आएगा कोलोराडो नदी, और कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरेगी। तो उसकी जब हम नदी पढ़ेंगे कोलोराडो नदी, तो मैं कहूँगा कि कोलोराडो के पठार से निकलती है। हालांकि रॉकी पर्वत से निकलती है, पर अंत में कोलोराडो के पठार से होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पठारों से रिलेटेड। आगे हम देखते हैं झीलों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हमें 5 ग्रेट लेक्स या 5 महान झीलों के बारे में याद रखना है। 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एस से सुपीरियर, एम से मिशिगन, एच से ह्यूरोन और ई से इरी और ओ से ओंटारियो। तो 5 महान झीलें इनको कहा जाता है, जो कहाँ पर है, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये 5 झीलें हैं, जिनको मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो 5 महान झीलों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो सुपीरियर झील है जिसका नाम एस से शुरू है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैप्सियन सी है, जो कि एक खारे पानी की झील है, पर विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो सुपीरियर, लेक सुपीरियर या फिर सुपीरियर झील है। सेकंड नंबर पे विक्टोरिया आती है, जिसकी हम अगले महाद्वीप में बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे जो है वो ह्यूरोन झील आती है। तो विश्व की सबसे बड़ी झीलों में 2 झीलें कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। अब सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के मध्य जो है एक नहर है जिसका नाम है सू नहर। सॉरी, ये मिशिगन झील है, एम से, मैंने अभी ह्यूरोन बोल दिया था, पर ये एम से मिशिगन झील है जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो और ह्यूरोन कौन सी है? ह्यूरोन है ये वाली, और ये सुपीरियर। इन दोनों के बीच में एक नहर है जिसका नाम आता है सू नहर। तो सू नहर सुपीरियर और ह्यूरोन दोनों को जोड़ती है। उसके साथ ही इरी और ओंटारियो जो झील है, इसके बीच में भी एक नहर है जिसका नाम है वेलैंड नहर। तो वेलैंड नहर इरी और ओंटारियो को जोड़ती है, और इरी और ओंटारियो के बीच में एक वाटरफॉल भी है, नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा जलप्रपात। ये भी इरी और ओंटारियो के बीच में ही पाया जाता है। और एक और तथ्य हमें ध्यान रखना है कि ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो से निकलती है। तो ये कुछ तथ्य हैं। अब प्रश्न ऐसा आता है कि यूएसए में जो 5 महान झीलें हैं, उनमें पूर्णतः यूएसए में कौन सी झील है? तो एम से मिशिगन झील, वो पूरी तरह यूएसए में, क्योंकि ये बाउंड्रीज पे है, दोनों जो कंट्रीज है उनकी, तो बाउंड्री इस तरह फॉर्म होती है। और मिशिगन पूरी तरह किस में आ जाती है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह आ जाती है। अब इनका क्रम याद कैसे करें? तो एक शब्द है होम्स। होम्स लिख के इसकी नंबरिंग 1 से करो, 1, 2, 3, 4 और 5, एक छोड़कर एक नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट नंबर पे सुपीरियर, सेकेंड नंबर पे मिशिगन, थर्ड पे ह्यूरोन, और फोर्थ पे इरी, और फिफ्थ पे ओंटारियो। तो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका ये क्रम हम याद रख सकते हैं। तो ये तो 5 महान झीलों की बात हमने करी। अब बात करते हैं कनाडा में स्थित महत्वपूर्ण झीलों की, जिसमें है ग्रेट बेयर झील, ग्रेट स्लेव झील और विनिपेग झील। ये तीनों भी कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। और विनिपेग झील के आसपास का जो क्षेत्र है विनिपेग, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी भी है। जो व्हीट मंडी है, गेहूं मंडी, वो सबसे बड़ी यहाँ पर है विश्व की। उसके बाद यूएसए में एक और झील है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट लवणीय झील है। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट लवणीय झील कौन सी है? वर्ल्ड की 3rd लवणीय झील अब किस मामले में?
ये आकार के मामले में हम बात नहीं कर रहे हैं, लवणता के मामले में बात करें तो लवणता के मामले में जिसकी सैलिनिटी 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा है वो है ग्रेट सोल्ट लेक। लवणीय मतलब खारापन, कौन सी झील का पानी ज़्यादा खारा है। और 1st नंबर पे है वॉन झील जो कि टर्की या फिर तुर्की में है। तो सबसे लवणीय झील पूछी जाए विश्व की तो वो है वॉन झील, 2nd नंबर पे मृतसागर झील और 3rd नंबर पे ग्रेट सोल्ट लेक। तो ये लवणता के मामले में 1, 2, 3 है। तो वॉन झील नंबर 1 लवणता के मामले में, फिर मृतसागर, फिर ग्रेट सोल्ट लेक जो कि यूएसए में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनकी हमने यहाँ पर इस लेक्चर में बात की। आगे हम समझते हैं यहाँ पर पाए जाने वाली नदियों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी से बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी और इसकी एक सहायक नदी है मिसौरी। तो इसको कुल मिला के मिसिसिपी मिसौरी नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिसौरी नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसिसिपी की। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जब ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में जब गिरती है तो यहाँ पर ये एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको बर्ड फुट डेल्टा या फिर पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा नाम दिया जाता है। तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा क्षेत्र निर्मित करती है, इसलिए इसको बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा क्या है कि जो पक्षी का पंजा होता है ऐसे फैला हुआ, तो उस तरह का डेल्टा ही क्षेत्र ये बनाती है, इसलिए इसको बर्ड फुट डेल्टा की संज्ञा दी जाती है। कौन सी नदी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। उसके साथ ही एक और बात हम करते हैं हडसन नदी की। हडसन नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। हमने क्या कहा था पहली स्लाइड में कि उत्तरी अमेरिका के जो पूर्व में जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, तो इधर अटलांटिक महासागर है और हडसन नदी इसमें जाकर गिरती है, अपलेशियन पर्वत से निकलती है। हमने पर्वतों में अपलेशियन पर्वत शायद नहीं पढ़ा। अपलेशियन पर्वत जो है एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो पर्वत है ये अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत यूएसए के पूर्वी भाग में है और अपलेशियन पर्वत पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग नहीं है, क्योंकि पश्चिमी कार्डिलेरा में पश्चिमी जो श्रेणियां हैं वही आती है, जबकि अपलेशियन पर्वत कहाँ है? यूएसए के पूर्वी भाग में। तो इसी अपलेशियन पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? हडसन नदी। और कहाँ पर जाकर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। और हडसन नदी के किनारे एक शहर है न्यूयॉर्क शहर, जो बॉलीवुड के लिए काफ़ी फेमस है। वो है यहाँ हॉलीवुड के लिए काफ़ी फेमस, नॉट बॉलीवुड। बॉलीवुड के तो काफ़ी डिग्रेडेशन हो सकता है, अभी साउथ बहुत अच्छा चल रहा है, टॉलीवुड जिसको हम कहते हैं। तो हडसन नदी जो है न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे है। तो 2 नदियां हैं हमने समझा। एक और नदी की बात करते हैं जो मैकेंजी पर्वत से निकलती है जिसका नाम है यूकान नदी। यूकान नदी अलास्का में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये जाके गिरती है बेरिंग सागर में। किससे निकलती है? मैकेंजी पर्वत से। वहीं मैकेंजी नदी भी निकलती है मैकेंजी पर्वत से, जो ब्यूफोर्ट सागर में जाके गिरती है। ब्यूफोर्ट सागर। तो ब्यूफोर्ट सागर में गिरने वाली नदी का नाम क्या है? मैकेंजी नदी है, जो कहाँ से निकलती है? मैकेंजी पर्वत से निकलती है। उसके बाद एक और नदी की हम बात करेंगे जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी जो है रॉकी पर्वत से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। तो मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरेगी रियो ग्रांडे नदी और यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है रियो ग्रांडे नदी। कोलोराडो नदी की हमने बात करी थी, मैंने कहा था कि कोलोराडो के पठार के ऊपर से आएगी, रॉकी पर्वत से निकलेगी, कोलोराडो के पठार से आके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो यहाँ पर आकर ये नदी गिरती है। तो इस तरह से ये कुछ नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें मिसिसिपी मिसौरी, यूकान नदी और कोलोराडो नदी और हडसन नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हडसन से काफ़ी बार सवाल आया है कि न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है, जो पूर्वी भाग में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। आगे यहाँ के पाए जाने वाले मरुस्थलों को समझे तो यहाँ पर 4 मरुस्थल हमको ध्यान रखने हैं। एक तो एरिजोना, एक मोजेव, एक सोनोरन। तीनों ही मरुस्थल यूएसए के पश्चिमी भाग में है। ज़्यादातर मरुस्थलों की बात करें तो उनकी अवस्थिति जो महाद्वीप है उनके पश्चिमी भाग में ही पाई जाती है,
क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी जलवायु परिस्थितियाँ बनती हैं जिनसे वहाँ पर किसका निर्माण होता है, मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो वो हम पढ़ेंगे जब जलवायु पढ़ेंगे। तो एरिजोना, मोजे और सोनोरा तीनों यूएसए में है। चिहुआहुआ ये मेक्सिको में मरुस्थल है। घास के मैदानों को समझिए तो यहाँ पर प्रेरीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, जो किस प्रकार के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्यों है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ही शीतोष्ण कटिबंधीय है। और ये यूएसए और कनाडा में पाए जाने वाले विश्व के बड़े घास के मैदानों में इनका नाम आता है, और गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, इनको हम जलवायु में देखेंगे। मैं आपको मोटे तौर पर ये बता दूं कि जैसे हम इनको कटिबंध नाम देते हैं तो ये जलवायविक क्षेत्र होते हैं। जैसे भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, उसके ऊपर कर्क रेखा आती है, नीचे मकर रेखा आती है। तो इनके बीच वाला जो क्षेत्र है इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य डायरेक्ट चमकता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो ठंडे प्रदेश हमको मिलते हैं, जिनको हम शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कहते हैं। और उससे ऊपर जाते हैं तो और अधिक ठंडे हमें पोलर रीजन्स मिलते हैं, जहाँ को हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाला भाग है वहाँ पर अवस्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, इसलिए वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसलिए उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। हालांकि घास के मैदानों की हमने पूरी चर्चा एक वीडियो में कर रखी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से हम पूरे वर्ल्ड के जो भी घास के मैदान हैं उनको हम वहाँ से समझ लेंगे। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जो डाउन्स नाम है उनका, और उसी तरह स्टेपीज क्या होता है, और भी बहुत सारे घास के मैदान हैं। तो थैंक यू साथियों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसमें हमने और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो भी रिलीफ फीचर्स है, नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार, मरुस्थल, घास के मैदान, इन सब की हमने बात करी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले महाद्वीप को समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।